ऑल राइट, तो अब बात करेंगे हम इंड AS 10 को रिवाइज करेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक साथ निपटाएंगे जल्दी से जल्दी 20 मिनट के अंदर अंदर। चलो जी। सो इन डेज 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग पीरियड आपका एनुअल फाइनेंशियल पीरियड भी हो सकता है या फिर एक इंटरिम पीरियड भी रिपोर्टिंग पीरियड हो सकता है। जैसे इंटरिम पीरियड मेरा 1 अप्रैल से 30 जून है, तो 30 जून के बाद अगर कोई इवेंट्स होते हैं तो मैं उनको भी कंसीडर करूंगा फॉर देयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होते हैं? कोई भी फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल इवेंट्स जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, मतलब अगर मेरे एग्जांपल में 30 जून के बाद या 31 मार्च के बाद अकर हो, एंड बिफोर द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्चुअली अप्रूव किया गया 31 मार्च के बाद, देखिए जी 31 मार्च यहां पर खत्म हुआ, ठीक है, यहां पर आपकी बैलेंस शीट तो बनी नहीं है, अब आपके फाइनल अकाउंट्स बन रहे और ये सब हो रहा है, चल रहा है, अप्रूव जाके हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होने के बाद आपके इस डेट पर 15 जून, तो इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में अगर कोई इवेंट अगर हो रहा है, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, उस इवेंट के बारे में हम इस इंड AS में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब याद रखना अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। जैसे एक एग्जांपल है, कई सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट आपको देखना है, अगर इनके अप्रूवल के बाद अगर सुपरवाइजरी बोर्ड अलग से अप्रूव कर रहा है जिसमें आउटसाइडर लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, सीधी बात है, देख लेना भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठे हैं। अगर वो कल को बोले सुपरवाइजरी बोर्ड जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे तो वो डेट मानी जाएगी। यार ये लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लोग कहां बैठे हैं, इन्होंने कब अप्रूव किया। अगर सुपरवाइजरी बोर्ड में कोई और लोग हैं, उन्होंने किसी डेट पर अप्रूव किया, नहीं इससे मतलब नहीं है। उसके बाद अप्रूव उन्होंने शेयर होल्डर लोगों ने AGM में अप्रूव किया, नहीं इससे मतलब नहीं है। फिर आपने फाइलिंग कब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेगुलेटरी बॉडी को, हमें उस डेट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये लोगों ने अप्रूव कब किया। ठीक है, आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल में भी वही कुछ लिखा हुआ है। फिर अपन बात करेंगे कि भाई दो टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। इवेंट को क्लासिफाई किया गया दो हिस्सों में, पहला एडजस्टिंग इवेंट्स, दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब हुए तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए, बट आप उनको बैलेंस शीट डेट में असेट्स एंड लायबिलिटीज में अकाउंटिंग एंट्री पास करके एडजस्ट करोगे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब जो अभी रिसेंटली बैलेंस शीट खत्म हुई है, जो रिसेंटली अभी बैलेंस शीट बन चुकी है, उसमें आप उसका एडजस्टमेंट मतलब अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करोगे, उसमें आप सिर्फ उनका डिस्क्लोजर दोगे। पर आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा इवेंट एडजस्टिंग है, कौन सा इवेंट एडजस्टिंग नहीं है? अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है तो पता ऐसे चलेगा कि क्या वो जो इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल जो इवेंट हुआ है यहां कहीं बैलेंस शीट डेट के बाद, क्या उसका होना एक एविडेंस है, पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। तो होना अपने आप में सिर्फ एविडेंस है क्या? कंडीशन तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर कंडीशन पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पर, सर्कमस्टेंसेस पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे और उसका होना वाज जस्ट एन एविडेंस, तो उसको माना जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। तो अकरेंस ऑफ इवेंट इज जस्ट एन एविडेंस ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पर क्या हमने एक्सपेक्ट किया था वो बैलेंस शीट डेट के बाद हो गया, तो एविडेंस मिल गया कि देखो ये हुआ, तो उसको बोलोगे आप एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब बैलेंस शीट डेट पर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, जो भी इवेंट अगर हुआ उसके बारे में हमने पहले ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था, तो जो भी इवेंट हुआ वो इंटायरली नया इवेंट हुआ। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना आपसे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या बात कर रहा हूं। सो दोज आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशंस व्हिच अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही कंडीशन अराइज हुई है, मतलब ऐसी कंडीशंस के ऊपर इवेंट अगर हुआ है जो कंडीशन खुद अपने आप में बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एडजस्टिंग इवेंट, ये हो गए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब इसके नीचे दिए हुए सारे एग्जांपल्स को आराम से पढ़ लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। सबसे पहले अपन एडजस्टिंग की बात करते हैं। डेटर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद, पर बैलेंस शीट डेट से पहले ही अंदाजा लग चुका था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लिटिगेशन स्टार्टेड बिफोर बैलेंस शीट डेट। लिटिगेशन कोर्ट केस पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, उसका सेटलमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, रिजल्ट बैलेंस शीट डेट के बाद आया, पर स्टार्ट तो पहले से ही हो चुका था, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फ्रॉड पहले से ही हो चुका है पर फाइंड आउट कब हुआ? बैलेंस शीट डेट के बाद। तो फ्रॉड तो हो चुका है ना, बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन तो एग्जिस्ट कर चुकी है, लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, असेट सोल्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट, कंसीडरेशन रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उससे क्या होता है, आपने असेट तो बेच दी ना, बैलेंस शीट डेट से पहले पहले असेट बेच दी। ठीक है, रजिस्ट्री बाद में हुई, आधा कंसीडरेशन बाद में मिला, आपने पूरा पोजीशन दे दिया, आपका इंटेंशन हो गया मैं तो बेच रहा हूं, और आपने बेच भी दिया एक तरीके से, दिल दिमाग से आपने वो असेट अपने दिमाग से निकाल ली। बैलेंस शीट डेट पर एक्चुअल में अभी तक रजिस्ट्री सामने वाले के नाम पर नहीं हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल है सच्चा चेहरा झूठा। सर क्या बोला? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस क्या कहता है? असेट ऑलरेडी बिक चुकी है। ठीक है ना, लीगलिटी
भले ट्रांसफर अभी नहीं हुई है। तो इसको आपने क्या माना, एडजस्टिंग इवेंट। आप बैलेंस शीट में असेट को सेल दिखाओगे 31 मार्च को, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या करना चाहिए आपको, रिस्पेक्टिव असेट लायबिलिटी में चेंजेस करने चाहिए बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। फेवरेबल है उसके अकॉर्डिंग या अनफेवरेबल है उसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? एक और पांचवा एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, एनआरवी बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आप जब भी इन्वेंट्री की एनआरवी फाइंड आउट करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर करने के लिए, तो जो एनआरवी आप फाइंड आउट करते हो वो बैलेंस शीट डेट के बाद की सेल वैल्यू पे फाइंड आउट करते हो, तो उसको भी एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। तभी हम वो एनआरवी लेके अपने 31 मार्च में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू गिर गई, अगर बैलेंस शीट डेट पर गिर रही होती तो हम तो पहले से ही बेच चुके होते, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अगर कर रही होती तो हम बेच देते। डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट ऑफ एंटिटी बाय फ्लड अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऑब्वियसली बैलेंस शीट डेट पर पता होता कि फ्लड होने वाला है तो हम क्या अपने आप को बचा नहीं लेते, है ना। तो बैलेंस शीट डेट पे हमें पता नहीं था, बैलेंस शीट डेट के बाद फायर हो गया, फ्लड आ गया, इन सब के केस में हमारा असेट डिस्ट्रॉय हो गया, नॉन एडजस्टिंग। हाँ, इसका अकाउंटिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर होगा जिस साल में इवेंट हुआ है, पर बैलेंस शीट डेट पर जो अभी फाइनलाइज हो रही है उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नेगोशिएशन टू परचेज द प्रॉपर्टी इनिशिएटेड बिफोर बैलेंस शीट डेट। मान लो दिसंबर जनवरी के आसपास मैं प्रॉपर्टी परचेज करने की नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुका हूं, मेरी बातचीत चल रही है, पर एक्चुअल जो डीलिंग हुई, पूरा डीलिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ, वो सब बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, तो बेटा इसको भी आप यहां पर एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते हो, ये बोल के कि नहीं कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी। बेटा सिर्फ बात चल रही थी और जरूरी नहीं कि वो ट्रांजैक्शन हो ही जाता, ठीक है ना। नेगोशिएशन टू परचेज प्रॉपर्टी इनिशिएटेड बिफोर बैलेंस शीट डेट बट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आपको इसको याद रखना, सोच समझ के याद रखना, इसको आपको नॉन एडजस्टिंग ही मानना है। नॉन एडजस्टिंग के केस में आप जो बैलेंस शीट अभी आपकी बन चुकी है उसमें असेट लायबिलिटी जो दिख रहे हैं उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं, अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उसी बैलेंस शीट के साथ साथ, ठीक है। चलिए अब स्पेशल 3 केसेस देख लेते हैं। पहला, इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर। बेटा इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर हमेशा कब होता है, एजीएम में होता है। एजीएम कब होती है, बैलेंस शीट डेट के बाद होती है। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हो, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने की। तो हेंस अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर आपका चल रहा है, 25-26 आपका खत्म हो चुका है और आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है जून में, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है जून 2026 में, तो आप उसकी एंट्री 25-26 के ईयर एंडिंग में नहीं दिखाओगे, आप उसको रियल एंट्री जून 26 में ही करोगे। हाँ, 25-26 को आप सिर्फ डिस्क्लोजर दिखाओगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। ये बात कर रही है इक्विटी डिविडेंड के केस में, प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड में तो इनहेरेंट असम्पशन है कि भाई वो तो डिक्लेयर हो ही चुका होगा। गोइंग कंसर्न, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है जिसके कारण एंटिटी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेना अब अप्रोप्रिएट नहीं है, एंटिटी का ये कहना कि हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा, अब ये एंटिटी को बोलने में शर्म आ रही है, ऐसा कोई इवेंट हुआ है, तो भाइयों बहनों, हुआ तो भले वो हो सकता है उसके वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, पर क्योंकि वो एंटिटी के गोइंग कंसर्न पर अफेक्ट कर रहा है तो उस इवेंट को हमेशा आप एडजस्टिंग इवेंट ही मानोगे, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, चाहे उसका नेचर नॉन एडजस्टिंग ही क्यों ना हो। तो फिर से, अगर किसी इवेंट के कारण एंटिटी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, अब अजम्पशन लेना सही नहीं है, तो ऐसे केस में आप हमेशा उस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट मानोगे, असेट लायबिलिटी को हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाओगे। हां जी, असेट लायबिलिटी को रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाओगे। इसका क्वेश्चन आपको फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन है, जहां पर वो बोल रहे हैं आपको P&L बैलेंस शीट बनाओ विद गोइंग कंसर्न और विदाउट गोइंग कंसर्न। वो क्वेश्चन जरूर देख के जाना। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, ये आपने इंडिया वर में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर वही बोल रहा है कि अगर मान लो ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन हुआ है, मान लो बैलेंस शीट डेट से पहले ही, ऑन और बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से ही, मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले ही आपने कोई मटेरियल प्रोविजन का ब्रीच कर लिया, जिसके कारण आपका लॉन्ग टर्म लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया, ऑन डिमांड पेबल हो गया ब्रीच के चक्कर में, तो फिर आप क्या करोगे, लॉजिकली वो आपकी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। बट अगर लेंडर अग्रीड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट टू डिमांड द पेमेंट, पर अगर आपने मान लो लेंडर को मना लिया, बैलेंस शीट डेट के बाद मना लिया, अप्रूवल डेट से पहले कि भाई मान जा यार, रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं, मान जा, वो मान गया, वो बोल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ये रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है, अगर वो मान गया बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल डेट से पहले, तो इसको आप एडजस्टिंग इवेंट मानोगे, आप उसको कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म लोन ही मानोगे, ठीक है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कंपनी अपने नॉन कैश असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनर्स को, तो इसको भी डिविडेंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा,
नॉन कैश असेट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनर्स को तो इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्क इतना है कि इस डिविडेंड को आप मेजर करोगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आई बात समझ में? एंट्री क्या करोगे? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, असेट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उनकी फेयर वैल्यू 100 करोड़ है। आगे चल के जब आप एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मान लो जिस दिन आपने डिक्लेयर किया आपने एंट्री कर दी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, अब जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट 100 टू जो भी असेट्स आप दे रहे हो उनकी बुक वैल्यू मान लो 90 करोड़ है। आपने डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू पे, पर असेट्स की बुक वैल्यू 90 करोड़ है जिसको आप डी रिकॉग्नाइज करोगे, तो जो भी 10 करोड़ का या जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट क्रेडिट में आप उसको पी&एल में लिख जाओगे। आई मेरी बात समझ में? दिस वाज योर इंड एएस 10 इन वेरी फ्यू मिनट्स। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इसके सारे क्वेश्चंस की। तो बच्चों मैंने तुम्हारे लिए इतना शानदार काम किया है, मैं ये पूरे नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फोल्डर दिखेगा, ऑल इन वन फोल्डर, जिसमें सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, उसमें मैं इसको भी डाल दूंगा। मैंने शानदार काम तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम पर अगर तुम्हें ये पूरा इंड एएस 10 का क्वेश्चन बैंक करने की टाइम नहीं है, तुम सिर्फ ये शीट देख के जाना। मैंने हर एक क्वेश्चन का समरी यहां पर डाल दिया है, हर एक क्वेश्चन का समरी मैंने डाल दिया है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने उनको नहीं डाला है, पर हर एक आइडेंटिकल क्वेश्चन का समरी मैंने डाल दिया है। चलो तो फिर अपन बात करते हैं। मैं अब आपको सारा का सारा क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूं बाय वे ऑफ समरी। पहली समरी क्या बोलता है? पहली समरी ये बोलता है, वेट पहली समरी ये बोलता है, इफ आफ्टर अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीओपन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू मेजर फ्रॉड। मान लो मेजर फ्रॉड के चक्कर में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर दिया है, बाद में पता चला कि कुछ फ्रॉड हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजमेंट ने बोला चलो ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन करना पड़ेगा। उन्होंने रीओपन किया, ठीक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और वापस से रीअप्रूव किया। ऐसे केस में जो आपकी रीअप्रूव डेट होगी उसको माना, उसको कंसिडर किया जाएगा इंड एएस 10 में। मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ बिफोर द रीअप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो रीअप्रूवल डेट को कंसिडर किया जाएगा। आई मेरी बात समझ में? रीअप्रूवल डेट को कंसिडर किया जाएगा। चलो नेक्स्ट इज टेकिंग सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑन एनआरवी। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर करते हो तो बेटा आप जो एनआरवी लेते हो वो बैलेंस शीट डेट के बाद की सेल के बेसिस पर एनआरवी आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी और पता था कि ये बिकेगी। बिकी कब? बैलेंस शीट डेट के बाद, डेट ऑफ अप्रूवल से पहले। तो जो भी जिस वैल्यू पर बिकी है और आपने जो वैल्यू कंसीडर की है एज एन एनआरवी, वो आपका एक एडजस्टिंग इवेंट है। और यही रीजन है कि आप बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर एडजस्ट करते हो। तो एनआरवी के जितने भी क्वेश्चंस आए याद रखना वो आपके एडजस्टिंग इवेंट के होंगे। पर हां इसमें अभी एक और सस्पेंस है, नीचे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, मशीन परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज बिफोर बैलेंस शीट डेट। परचेज कर ली, इंस्टॉल कर ली, रेडी फॉर यूज है, मैं यूज करूं ना करूं पर रेडी फॉर यूज है, बैलेंस शीट डेट से पहले सब हो चुका है। पर इनवॉइस आपको बैलेंस शीट डेट के बाद आया है, की फर्क पैदा है, इसको एडजस्टिंग इवेंट ही मानोगे। अगेन वही, दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल है सच्चा चेहरा झूठा। दिल मतलब सच्चाई, चेहरा मतलब लीगलिटी। अरे इनवॉइस कब आया? वो लीगलिटी से मतलब नहीं है। सच्चाई क्या है? मशीन परचेज हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, रेडी फॉर यूज है, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। नेक्स्ट इज फायर अकर्ड। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद आग लगी है, अंदर नहीं फैक्ट्री में, अगर आग लगी है बैलेंस शीट डेट के बाद और आपको अमाउंट भी पार्शियली रिकवर हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ऑब्वियसली आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानोगे, बिकॉज यहां पर आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेना अप्रोप्रिएट है आज भी, क्योंकि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। पर यहीं पर अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है और आपका हैवी लॉस हुआ है और आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो आपके लिए वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेना अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर आप उसको एडजस्टिंग मानोगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, फायर अकर्ड एंड इट अफेक्ट एनआरवी ऑफ द स्टॉक, जो मैंने आपको बोला सस्पेंस है। एनआरवी वाले पॉइंट्स को तो आपको ठीक है मानना है हमेशा एडजस्टिंग, और यहां पर भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। If fire occurred after balance sheet date and due to the fire NRV is reduced। जैसे मान लीजिए मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट 8 लाख रुपए की बैलेंस शीट डेट से पहले खरीद ली थी, बैलेंस शीट डेट के बाद पर अभी फायर हुई नहीं है, मेरी इन्वेंट्री 9.6 लाख में बिक रही थी, ठीक है ना। फिर फायर हुई, फायर होने के बाद कुछ इन्वेंट्री एक्चुअल में मेरी इन्वेंट्री बिकी, कुछ इन्वेंट्री बिकी 9 लाख में, मतलब कुछ इन्वेंट्री बिकी 9.6 में, कुछ इन्वेंट्री बिकी 9 लाख में। तो मुझे कौन सी वाली एनआरवी लेनी चाहिए? मुझे एनआरवी लेनी चाहिए ये वाली। तो क्या लिखा है? Fire occurred after balance sheet date and due to fire NRV is reduced since fire event is a non-adjusting event and NRV shall be considered before the fire। देखो अब क्या है, फायर कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग। पर जो एनआरवी है वो कौन सा इवेंट है? वो कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग। तो आपको ये वाला एनआरवी लेना है, मतलब फायर होने से पहले जो एनआरवी अवेलेबल थी आपको वो लेना है। कंसीडर कॉस्ट 8 लाख, एनआरवी 9.6 विच एवर इज लोअर। आया समझ में? मतलब अगर मान लो यहां 7 भी हो जाता तो मैं ये नहीं कर सकता कि 8 और 7 विच एवर इज लोअर। आगे नेक्स्ट ईयर में मैं उसका एडजस्टमेंट करता रहूंगा, पर पॉइंट ये कि मैं एनआरवी लूंगा 9.6 और मेरी इन्वेंट्री आज 8 पे ही चलती रहेगी। मुझे एनआरवी फायर से पहले वाली लेनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 207 है मेरे क्वेश्चन बैंक का।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनी स्ट्रक्चरल फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन। मान लो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, मशीन कंस्ट्रक्शन किया, कुछ भी मैंने पीपी कंस्ट्रक्शन किया, प्रोजेक्ट बनाया, कोई पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी है, आगे चल के उसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट मिला जिसके कारण उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो गई। इट फाउंड इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट सिंस कंडीशन ऑफ फॉल्ट आर एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। तो अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी में मिला है, बैलेंस शीट डेट के बाद मिला, बैलेंस शीट डेट के बाद है, पर वो फॉल्ट तो पहले ही हो चुका होगा ना, तो इसीलिए आप उसको अज्यूम करोगे कि बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी और वो आपका एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो उस फॉल्ट के कारण असेट की लाइफ कम होनी चाहिए, तो आप डेप्रिसिएशन एडिशनली चार्ज करोगे ड्यू टू द रिवाइज्ड लाइफ, और सब्जेक्ट टू द इंपेयरमेंट ऑल्सो, वो असेट आपकी इंपेयरमेंट में भी जाएगी। ये सारे कीवर्ड्स आपको वहां डाल के आने, इंपेयरमेंट की बात करके आनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करके आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 208। मैंने इसको मस्ट डू क्वेश्चन कैटेगरी में भी रखा है, जो हमारे एलडीआर मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, मैंने 208 को यहां रखा हुआ है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है 208 का ही सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट तो हो गया। एक और पॉइंट है, एनी डैमेज टू द इन्वेंट्री आफ्टर बैलेंस शीट डेट ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर। वाटर सीपेज होता है ना, वाटर सीपेज मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो फाउंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो क्या हुआ, वाटर सीपेज हो रहा था और वाटर सीपेज के कारण आपकी इन्वेंट्री को डैमेज हुआ। अब डैमेज भी कब हुआ, डैमेज भी आपका बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ। मतलब एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपकी इन्वेंट्री चकाचक थी, परफेक्ट थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, पर बैलेंस शीट डेट के बाद आपकी इन्वेंट्री को डैमेज हुआ ड्यू टू द वाटर सीपेज, और वाटर सीपेज भी आपको बैलेंस शीट डेट के बाद ही समझ में आया, तो इसको आप क्या मानोगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। पर अगर वाटर सीपेज बैलेंस शीट डेट से पहले ही चल रहा था, तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी डैमेज बैलेंस शीट डेट से पहले ही हो चुकी होगी, फिर उस केस में आप उसको एडजस्टिंग मानोगे। तो आपको यह देखना है कि वाटर सीपेज कब से चल रहा था। वाटर सीपेज 31 मार्च से पहले चल रहा था कि 31 मार्च के बाद। 31 मार्च से पहले ही वाटर सीपेज चल रहा था, तो चांसेस है कि इन्वेंट्री भी कहीं ना कहीं पहले से ही डैमेज हो चुकी है, तो फिर एडजस्टिंग मानेंगे, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग। बिकॉज ऑन बैलेंस शीट डेट, यहां पर इस केस में इन्वेंट्री वॉज इन गुड कंडीशन, आपकी बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री गुड कंडीशन में थी, एज पर दिस क्वेश्चन नंबर 208, जिसको मैंने मस्ट डू में भी डाला है, पर क्वेश्चन में कंडीशन वो चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑन प्रेफरेंस शेयर इज एन एडजस्टिंग इवेंट। घिसी पिटी बात है, आपको सबको पता है, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्चुअली क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, तो भले आपने बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर किया, पर आप उसको हमेशा एडजस्टिंग इवेंट ही मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स डिमांड नोटिस रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आती है ना यार, मतलब प्रीवियस ईयर की टैक्स डिमांड हमें अभी आई फॉर चार्जिंग हायर रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। हमने क्या किया, हमने एक्साइज ड्यूटी का लोअर रेट के हिसाब से लास्ट ईयर में जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए थे उनके ऊपर लोअर रेट के हिसाब से हमारा एक इंटरप्रिटेशन था, हमने वो पे कर दिया। गुड्स कब मैन्युफैक्चर हुए, लास्ट ईयर में, इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, और एक्साइज ड्यूटी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से लगती है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलवेज हो चुकी है। तो अगर मान लो पहले से ही गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रखे हैं, उस टाइम के जिस टाइम पे वो रेट हायर लगना चाहिए था पर आपने लोअर कर दिया, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। आपको एक्सेस प्रोविजन ऑफ टैक्स का एक्सेस टैक्स प्रोविजन का बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज गुड्स आपके ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। क्वेश्चन नंबर 204 का पॉइंट है, 214 का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या बोल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज अ कॉन्टिंजेंट एसेट। आपको ये कहा गया कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, मतलब रिफंड मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आपने बैलेंस शीट डेट के बाद फाइल की, जब आपने बैलेंस शीट डेट के बाद फाइल की तो ये तो आपके लिए कॉन्टिंजेंट एसेट बन गई, आपको मिलेगा सही पर ये कॉन्टिंजेंट एसेट है, आपने बैलेंस शीट डेट से पहले फाइल नहीं किया। नेक्स्ट 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 क्या है, वंस सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड आफ्टर सम टाइम डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर। मान लो आपने सेल रिकॉग्नाइज कर ली बैलेंस शीट डेट से पहले पहले, बाद में कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो क्या करोगे, अरे भाई उस डिस्काउंट को सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाओगे, आप उससे सेल को एडजस्ट नहीं करोगे, इसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं मान सकते हो आप, ध्यान रखना। और ये बहुत बेसिक सी बात है, 11 12 क्लासेस आपको समझाते हुए आ रहे हैं आपके टीचर लोग शुरू से। नेक्स्ट इज इवन फेवरेबल इवेंट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एडजस्टिंग। मतलब भाई देखो, इवेंट्स में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों को कहा गया है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये 221 के पॉइंट्स है, जिनको मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट में भी डाला है। 221 वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस में डाला है। तो फेवरेबल इवेंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा एडजस्टिंग में, और असेट लायबिलिटी को फेवरेबल बेसिस पे भी एडजस्ट किया जाएगा। लास्ट, रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सेम क्वेश्चन, अगर आप कोई रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो, अपनी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करते हो बैलेंस शीट डेट के बाद, तो वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। कौन सा इवेंट होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद अनाउंस हुआ है। बस इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है 222 क्वेश्चन बैंक में। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया था लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 222 मई 23 में आया था, उसको भी मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस लिस्ट में डाला रखा है। और वो जो क्वेश्चंस है ये 222, ये क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स हैं। देखो पहले पॉइंट्स में वो क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट में वो आपसे डेट पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ अप्रूवल कब माना जाएगा। तो वो बोल रहा है कि भाई
21-22 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो 5 जून को भेजे गए रिव्यू के लिए, और अप्रूवल टू द सुपरवाइजरी बोर्ड, सुपरवाइजरी बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, हाँ, और इन्होंने कब अप्रूव किया, इन्होंने 26 जून को अप्रूव किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहां पर आ जाए मतलब वो आपकी डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब 26 जून। फिर आप कुछ भी बोल दे, वो शेयर होल्डर्स ने ये किया वो किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को सबमिट किया, भाड़ में जाए, आपको 26 जून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जज अप्रूव किया। लिटिगेशन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले से ही लिटिगेशन चल रहा था भाई, हम कुछ एग्जाम्शन चाह रहे थे तो हमने कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ अपील्स वगैरह करके रखी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और हमें पता था कि हमें मिल जाएगा, तो हमने कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाया, हमें पता था कि हमें एग्जाम्शन मिल जाएगा। पर हुआ क्या, 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर लिया। क्लेम रिजेक्ट कर लिया, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, मतलब अब टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, पर अभी ऑर्डर आया 21 अप्रैल 2023 का, तो मैं इसका क्या करूं, मैं इसका बेसिकली इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए 18-19 में नहीं ले जाऊंगा, जो अभी मेरे रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बंद हुए हैं, खत्म हुए हैं, मतलब 31 मार्च 2023, उसमें मैं उसको एडजस्ट करूंगा, मैं उसको एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा, बिकॉज लिटिगेशन तो पहले से ही चल रहा था ना। 31 मार्च 2023 को तो लिटिगेशन ऑलरेडी चल रहा था, बस उसका जजमेंट बाद में आया, तो 31 मार्च 2023 को ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा और हमें टैक्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डेटर वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि भाई पहले से ही आपने सेल कर लिया, बैलेंस शीट डेट से पहले ही उसके साथ कुछ घटनाएं घटित हो चुकी है, तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर 60% प्रोविजन बना चुके हो, पर बैलेंस शीट डेट के बाद आपको पता चला कि भाई वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा कंसिडरिंग एडजस्टिंग इवेंट। नेक्स्ट, डीलिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, ये आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 28 लाख में आपने खरीदा, 31 मार्च को बढ़िया 35 लाख हो चुका था, आप बढ़िया मजे में चल रहे हो, आपने बढ़िया नींद प्राप्त कर ली, अगले दिन सुबह उठे और आपका दिमाग खराब, आपने बोला भाई ये तो 20 लाख के हो गए, ये आपने क्या किया, तो आप इसे बोलोगे ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि पहले पता तो मैं इसको सेल कर लेता, तो इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानोगे। लास्ट, तन्मय लिमिटेड वाज इन नेगोशिएशन विद द वरुण लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर टू एक्वायर द लैंड, नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके थे, पर नेगोशिएशन कंक्लूड हुए अप्रैल में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा नॉन एडजस्टिंग होते हैं, इसको नॉन एडजस्टिंग मानना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस, तो ये हो गया आपका इंड AS 10 इन वेरी लेस मिनट ऑफ टाइम along with all the discussion of questions. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारा वीडियो कंटेंट इस तरीके का आपको आने वाला है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप कौन सा चाहते हो टॉपिक मुझसे चाहिए वो मैं उससे आपको बता दूंगा, ठीक है। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही है FR को डील करते वक्त तो मुझे जरूर बताइएगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।